तर भारत जोडो या यात्रेसाठी राहुल गांधी हे महाराष्ट्र दौऱ्यावरती आहे आणि अगदी काही क्षणात त्यांची सुरू होणारी पत्रकार परिषद जिचं थेट प्रक्षेपण न्यूज 18 लोकमतवर। भारत जोड़ो की क्या जरूरत अगर भारत टूटा ही नहीं। देखिए, भारत में पिछले 8 साल से डर का माहौल, नफरत और हिंसा फैलाई जा रही है। शायद बीजेपी के नेता हिंदुस्तान के किसान से बात नहीं करते हैं, हिंदुस्तान के युवाओं से बात नहीं करते हैं, क्योंकि अगर वो उनसे बात करते तो उनको पता लगता कि हिंदुस्तान के किसान को, हिंदुस्तान के युवा को सामने का रास्ता नहीं दिख रहा है। बेरोजगारी फैल रही है, महंगाई फैल रही है, किसान को सही दाम नहीं मिलता है। ठीक है, तो इस माहौल के खिलाफ खड़े होने के लिए हमने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है और ये कन्याकुमारी से श्रीनगर तक जाएगी। और अगर लोगों को नहीं लगता कि इस यात्रा की जरूरत है तो फिर लाखों लोग बाहर नहीं निकलते। थैंक यू। राजेश चरापे साकल। पार्टी का क्या एजेंडा है भैया? ये आपको कांग्रेस प्रेसिडेंट से पूछना पड़ेगा, खारगे जी से। ही इज नाउ द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी एंड ही इज द पर्सन हु इज गोइंग टू गिव डायरेक्शन। मेरा लक्ष्य भारत जोड़ो यात्रा पर है। अब ये इसमें 2-3 महीने और लगेंगे, तो मेरा पूरा का पूरा फोकस इस यात्रा पे है और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि बहुत सीखने को मिल रहा है, बहुत लोगों से समझने को मिल रहा है और बहुत प्यार मिल रहा है। नीरज जावड़ेकर, महाराष्ट्र टाइम्स। नीरज जावड़ेकर, महाराष्ट्र टाइम्स। महात्मा गांधी वाडेगावमध्ये होते आणि आज नेमकं त्याच दिवशी राहुल गांधी हा योगायोग आहे प्लॅनिंग केला गेला की सहज झालेला आहे? फिर से बोलिए जरा, ट्राई करता हूँ। 1933 नहीं, मराठी में। 1933 ला आजच्या दिवशी 17 नोव्हेंबरला महात्मा गांधीची सभा होती वाडेगावला। हा. ते वाडेगाव गाव आहे, हेच गाव समजा, आणि आज तुम्ही इथे आहे नेमकं, तर हे प्लॅनिंग होतं यात्रेचं केलेलं की हा योगायोग आहे? नहीं, ट्रांसलेट कीजिए कि ये जब यहाँ आए, गांधी जी भी आए थे, हम भी आए, क्या प्लान करके आए हैं या ऐसे ही हुआ है? नहीं, कोई प्लानिंग। 1933 में इसी दिन महात्मा गांधी यहाँ थे, तो ये अच्छा जो पॉजिटिव है ये। और आप आज यहाँ आए 89 ईयर के बाद आप है यहाँ, तो ये तो पॉजिटिव। देखिए, पॉजिटिव बात है। प्लान तो नहीं है, मगर महात्मा गांधी कुछ चीज थे और हम कुछ और हैं। मतलब कोई ये कंपैरिजन मत कीजिए प्लीज, ये हमें मतलब ये गलत कंपैरिजन है। प्रबोध देशपांडे। ही इज महात्मा गांधी ने देश को रास्ता दिखाया। महात्मा गांधी ने अपनी पूरी जिंदगी देश के लिए लड़ने में लगा दी, तो कोई कंपैरिजन नहीं। प्रबोध देशपांडे, लोकमत समाचार। लोकसत्ता, सॉरी। नमस्कार राहुलजी, माझा प्रश्न असा होता की केंद्र सरकारमध्ये भाजप जो सत्ताधारी पक्ष आहे त्याच्यावर अंकुश ठेवण्यात प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेस कुठेतरी कमी पडताना दिसतो, तर या संदर्भात पक्षाची पुढील रणनीती काय राहणार आहे आणि 2024 साठी प्रमुख एजेंडा काय राहणार आहे? गवर्नमेंट की तरफ कमजोर पड़ रहा है अपना पक्ष, विपक्ष का, ऐसा उनका कहना है। सब पूरा का पूरा ऑपोजिशन या कांग्रेस? कांग्रेस अपने विपक्ष इस नाते से हम कमजोर गिर रहे हैं, ऐसा उसका कहना है मोदी सरकार को। नहीं, देखिए, ये जो लड़ाई है इसको सबसे पहले ठीक तरीके से समझना है। आमतौर से क्या होता है, लोकतंत्र में एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से लड़ती है और जो युद्ध का मैदान होता है उसको जो देश के इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो उस युद्ध के मैदान में
फेयरनेस क्रिएट करते हैं। आज क्या है कि ये एक राजनीतिक पार्टी और दूसरी राजनीतिक पार्टी के बीच में लड़ाई नहीं है, और मैं सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं। एक तरफ हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस खड़े हैं, बोलना नहीं चाहिए, मगर विपक्ष का प्रेस पे तो कंट्रोल नहीं है, हैगा? प्रेस पे तो कंट्रोल नहीं है ना, तो बीजेपी का प्रेस पे कंट्रोल है, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर पे कंट्रोल है, जुडिशरी पे प्रेशर डालते हैं। तो ये परसेप्शन सच परसेप्शन नहीं है, ये परसेप्शन सुपरफिशियल ऊपर का परसेप्शन है। मगर अगर आप नीचे जाएं और जनता से पूछें तो आपको बहुत एकदम दिख जाता है कि जनता क्या कह रही है और ऊपर परसेप्शन क्या बन रहा है, उसमें फर्क है। संजय खांडेकर पुण्यनगरी कन्याकुमारी पासून पार्लमेंट में बोलने नहीं देते. कन्याकुमारीपासून तुम्ही पार्लमेंट में भी बोलने जी नहीं देते. पदयात्रा सुरू केलेली आहे भारत जोडोची. सॉरी, एक मैं थोड़ा इसमें और कहना चाहता हूं। देखिए, हमने ये सब एवेन्यूज ट्राई की, प्रेस की एवेन्यू ट्राई की, हमने पार्लियामेंट में अपनी बात रखने की कोशिश की। सिर्फ मैंने नहीं, सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने नहीं, विपक्ष की सब पार्टियों ने। ठीक है, जब हम वहां कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, चाहे वो नोटबंदी की बात हो, चाहे वो जीएसटी की बात हो, चाहे वो चाइना की बात हो, वो माइक ऑफ हो जाता है। तो यात्रा हमने इसलिए चालू की है कि हमारा और विपक्ष को कोई और रास्ता ही नहीं बचा। राहुलजी, कन्याकुमारीपासून तर आता मध्य महाराष्ट्रापर्यंत तुमची भारत जोडो यात्रा सुरू आहे। या दरम्यान सर्वात मोठी समस्या देशात काय आढळली तुम्हाला तुमच्या पाहणीत? सबसे बड़े प्रॉब्लम क्या है कि देश में अभी तुमको जो भी प्रॉब्लम्स आए वो क्या, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़े मुझे दो प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं। एक प्रॉब्लम है कि युवा को यह भरोसा नहीं है कि उसे रोजगार मिल सकता है, चाहे वो कुछ भी पढ़ ले, किसी भी यूनिवर्सिटी में चला जाए, सर्टिफिकेट मिल जाए, मगर वो आपको गारंटी करके ये नहीं कह सकता कि अगर मैंने इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग की है तो मैं इंजीनियर बनूंगा या मजदूरी करूंगा। और ये यूनिवर्सल है, मतलब मुझे जो पढ़ाई कर रहे हैं उनमें से एक युवा नहीं मिला जिसने कहा हाँ मुझ में कॉन्फिडेंस है कि मुझे रोजगार मिल जाएगा। तो ये पहला बड़ा मुद्दा है। उसको अगर आप थोड़ी गहराई से देखें तो उस युवा के माता पिता ने मेहनत करके उसे उसकी शिक्षा के लिए पैसा मोस्टली प्राइवेट प्लेयर्स को दिया है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को दिया है। एक तरफ वो दिन भर काम करते हैं, दूसरी तरफ महंगाई बढ़ती जा रही है, और तीसरी साइड जो उनका भविष्य है, उनका जो बेटा हो या उनकी बेटी हो, उसका रास्ता बंद है। तो पहला प्रॉब्लम ये है। दूसरा प्रॉब्लम किसानों का प्रॉब्लम है, जो देश को भोजन देता है, जो प्रोडक्टिव एलिमेंट है हिंदुस्तान का, उसको कोई सपोर्ट नहीं है, उसको कोई मदद नहीं है, उसको सही दाम नहीं मिलता। वो बीमा भरता है, उसको जब आंधी आती है, तूफान आता है, उसको मतलब पैसा नहीं मिलता, कर्जा माफ उसका कभी नहीं होता। तो ये दो बड़े मुद्दे, बड़े प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं। और तीसरा जो है जुड़ा हुआ है कि सब लोग ये कहते हैं कि अगर शिक्षा में हमें पैसा देना पड़ रहा है, अस्पतालों के लिए हमें पैसा देना पड़ रहा है, मतलब सरकारी अस्पताल नहीं बचे, सरकारी स्कूल्स कॉलेजेस नहीं बचे। महाराष्ट्र में तो स्कूलों को बंद किया जा रहा है, 20 बच्चों से अगर कम है तो उनको बंद ही करा जा रहा है। तो वो कह रहे हैं कि भैया अगर ये पैसा हम यहां डाल रहे हैं, ये जा कहां रहा है, किसके हाथ जा रहा है? तो वो इनइक्वालिटी की बात है, और सबको मालूम है। मैं किसानों से पूछता हूं, भैया एक बात बताओ, ये आपका सिलेंडर, गैस सिलेंडर महंगा हुआ, पेट्रोल का दाम बढ़ा, आपके जेब में से पैसा जा रहा है, ये जा कहां रहा है? इमीडिएटली आंसर मिलता है, सब जानते हैं।
मेगा कोचिंग Z24. सावरकरांबाबत जे विधान तुम्ही केलं त्यानंतर महाराष्ट्रात राजकीय वातावरण आहे ते तापलेलं आहे. फडणवीस असं म्हणतायत की काँग्रेसला जनता धडा शिकवेल आणि उद्धव ठाकरेंनी असं म्हटलेलं आहे की तुमच्या विधानाशी मी सहमत नाही. सावरकर के बारे में बोला ना, उद्धव ठाकरे बोलते मैं सहमत नहीं और फडणवीस सोचता कि हमें लोग जगह दे जाएंगे। ये देखिए, ये मेरे लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है। ये देखा आपने, दिख रहा है आपको? और इसमें आप देख लीजिए, ये सावरकर जी की चिट्ठी है जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को लिखा है। और मैं पूरी चिट्ठी आपको पढ़नी होगी, देख लीजिए, मैंने हाईलाइट भी कर रखी है, मगर मैं सिर्फ आखिरी लाइन पढ़ना चाहता हूं। अंग्रेजी में लिखी है तो मैं अंग्रेजी में बोल देता हूं। आई बेग टू रिमेन सर योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट V.D. सावरकर। हिंदी में ट्रांसलेशन कर देता हूं, सर मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। ये मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा है। तो इसको आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। अगर फडणवीस जी देखना चाहते हैं इसको, वो भी देख लें। तो मैं तो इसमें बहुत क्लियर हूं, सावरकर जी ने अंग्रेजों की मदद की थी। रश्मी पुराणिक समथिंग. याच वाक्यावरनं आता शिंदे गटाच्या खासदारांनी असं म्हटलं की भारत जोडो यात्रा ही थांबवली पाहिजे महाराष्ट्रात आणि मनसेचे नेते तुमचं निषेध करण्यासाठी शेगावपर्यंत येणार आहे. तर भारत जोडो यात्रेला बोलते ये यात्रा को रोकना चाहिए। सावरकर के बारे में ऐसा बोला है, तो ऐसे गवर्नमेंट को उसने लेटर लिखा। किसने? सेवाड़े। मतलब रोकने, यात्रा को रोकने के लिए रोक दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोक दीजिए। देखिए, किसी का कोई विचार हो उसको रखना चाहिए, और अगर सरकार को लगे कि भारत जोड़ो यात्रा को रोक देना चाहिए तो रोकने की कोशिश कीजिए, करिए। गजानन डोमाचे TV9. आपकी रैली देखिए तो उसमें घोषणाएं चलती है कि 2024 में प्रतिपक्ष का प्राइम मिनिस्टर पद का चेहरा राहुल गांधी है। क्या आप भी यही सोच रहे हैं कि 2024 में आप एज अ प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट अपोजिशन की? मैं ये आप डिस्ट्रैक्ट करने का बहुत अच्छा तरीका है। हमारा काम भारत जोड़ो यात्रा का काम है, हमें भारत को जोड़ना है। ये इस सवाल के बारे में हम सोच ही नहीं रहे। हम कन्याकुमारी से शुरू किए हैं, हम श्रीनगर तक जाएंगे और वहां पर हम तिरंगे को लहराएंगे। ये हम कर रहे हैं, ये हमारी तपस्या है, और हम और कुछ चीज के बारे में नहीं सोच रहे। मुस्कान मिर्जा आज तक. मेरा सवाल ये है कि हिमाचल प्रदेश में जब इलेक्शन हुए तो आपने 40 रैलीज की थी, और पिछली बार गुजरात में भी बहुत बड़ा कैंपेन आपने किया था। तो इस बार आपके इक्का दुक्का सिर्फ रैलीज है गुजरात में, वैसे क्यों? क्योंकि जैसे मैंने अभी बोला, हमने सितंबर में भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। हम इस यात्रा को श्रीनगर तक ले जा रहे हैं, और ये मेरा और हम जो इस यात्रा में शामिल हैं, हमारी तपस्या है, हमारा ये लक्ष्य है, और इसको हम पूरा करना चाहते हैं। जरूर अगर कांग्रेस प्रेसिडेंट हमें कहेंगे कि हमें गुजरात जाना है, हिमाचल जाना है, तो हम जाएंगे। अभिजीत करंडे ABP माझा. पिछले 5-6 साल से जो नेता जमीन पर नहीं दिखे थे वो अचानक से जमीन पर दिखना शुरू हो गई। आपकी यात्रा शुरू होने के बाद महाराष्ट्र में बहुत सारे नेता दिखे। राहुल गांधी तो निकल पड़े, उन्होंने एक प्रोग्राम दे दिया है पार्टी के लिए। क्या ये प्रोग्राम गांव देहात तक जाने के लिए, क्योंकि यात्रा तो कन्याकुमारी से कश्मीर जा रही है, बहुत सारे तबके तक नहीं जा रही है, तो क्या कांग्रेस का कोई प्लान है आगे वाला कि जो ये यात्रा है हर आदमी तक, हर गांव तक, हर शहर तक, हर तबके तक, हर आदिवासी पाड़े तक जाए, और आपका विचार जो आप बोल रहे हैं वो पहुंचे वहां तक? यात्रा एक सोच है, एक काम करने का तरीका है, यात्रा एक सफर।
तो मुझे और हम सबको लगा था कि जो बीजेपी की अप्रोच है, नफरत से भरी, डरी हुई यात्रा एक सफर भी है। तो मुझे और हम सबको लगा था कि जो बीजेपी की अप्रोच है, नफरत से भरी, डरी हुई, हिंसा फैलाने वाली अप्रोच, उन्होंने हिंदुस्तान को एक इमेजिनेशन दिया है कि देखो ये रास्ता है, देश में नफरत फैलाओ, लोगों को डराओ, गरीबों को कुचलो। उन्होंने ये रास्ता दिया है। यात्रा की कोशिश है और ये यात्रा इसमें सफल हो गई है। यात्रा की कोशिश है कि देश को बताना कि देखिए सिर्फ ये तरीका नहीं है, एक और तरीका है। जयराम रमेश जी ने कहा कि हमने प्रेस से 6-7 बार बात की है। आपने अभी कहा कि बीजेपी के किसी नेता ने कहा कि यात्रा को रोक देना चाहिए। मैंने ये यहां तो नहीं कहा ना कि वो बिल्कुल गलत बोल रहा है, उसको चुप कीजिए, उसको मारिए, उसने कैसे बोला, नहीं। मैं कह रहा हूं देखिए उसकी राय है, अगर वो सोचता है उसको रखे, और अगर सरकार सोचती है कि इस यात्रा से देश को नुकसान हो रहा है तो रोक दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये काम करने का एक बिल्कुल अलग तरीका है, प्यार का तरीका। तर या क्षणाला आपण पाहतोय की एका बाजूला राहुल गांधी यांची पत्रकार परिषद सुरू आहे, तर दुसरीकडे राहुल गांधी यांनी स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचा अपमान केलाय। त्यांचा निषेध करण्यासाठी राज्यभरातील मनसैनिकांनी शेगावला जा असे मनसे अध्यक्षांचे आदेश आहेत आणि राज ठाकरेंच्या आदेशानंतर मनसे सरचिटणीस संदीप देशपांडे आणि पदाधिकारी आज संध्याकाळी शेगावसाठी निघणार आहेत। स्वतः संदीप देशपांडे आपल्यासोबत यावेळेला सरचिटणीस जोडले गेलेले आहेत मनसेचे। संदीप, आज तुम्ही संध्याकाळी शेगावच्या दिशेने निघणार आहात, कुठल्या प्रकारचा आदेश यावेळेला राज ठाकरे यांनी दिलेला आहे? मुळात असं आहे की ज्या पद्धतीने स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा अपमान वारंवार करण्याचा प्रयत्न राहुल गांधी करतायत, हा नुसता राष्ट्राचा नाही तर देशाचा अपमान आहे आणि आमच्या महापुरुषाचा अपमान सहन करण्याची आम्हाला शिकवण नाही, तो आम्ही कदापि सहन करणार नाही। आणि त्यामुळे शेगावला जी त्यांची रॅली होणार आहे त्या रॅलीमध्ये निषेध नोंदवायला महाराष्ट्रातले सर्व महाराष्ट्र सैनिक आम्ही तिथे पोहोचू आणि त्याचा निषेध व्यक्त करू। बरोबर आहे, मात्र आतापर्यंत त्यांनी केलेल्या वक्तव्यांवरती ते सध्या ठाम असल्याचं दिसतंय। त्या संदर्भातली यावेळेला थेटपणे पत्रकार परिषदही सुरू आहे आणि त्यामध्येही ते बोलताना दिसतात। त्यामुळे मनसे थेट त्या ठिकाणी जाऊन पुढे काय करणार? आम्ही जाऊन त्यांच्या रॅलीत निषेध नोंदवू ना, जसं दिलाय नोंदवायचा सुद्धा आम्हाला दिलेला आहे लोकशाही अधिकार। आमचाही अधिकार मान्य झाला पाहिजे लोकशाहीने दिलेला। संदीपजी, साधारण किती जणांच्या संख्येनं आपण या रॅलीमध्ये जाऊन आपला निषेध नोंदवणार आहात? महाराष्ट्रातनं सर्व महाराष्ट्र सैनिक हे तिथे पोहोचतील उद्या। नक्कीच धन्यवाद। न्यूज 18 लोकमत बरोबर आपण बोललात त्यासाठी। तर यावेळेला स्वतः संदीप देशपांडे मनसेचे नेते ज्यावेळेला राज ठाकरे यांनी आदेश दिलेला आहे त्या आदेशांचं पालन करत थेटपणे आपण शेगावला जाणार आहोत आणि शेगावमध्ये जाऊन राहुल गांधींची ज्या ठिकाणी ही संपूर्ण रॅली पार पडणार आहे त्या रॅलीमध्ये आपण जाऊन निषेध नोंदवणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं आणि लोकशाहीने आपल्याला दिलेला हा अधिकार असल्याचं देखील न्यूज 18 लोकमतशी बोलताना ते सांगायला विसरले नाही। तर राहुल गांधींच्याच रॅलीमध्ये थेटपणे जाऊन आता मनसैनिक जे आहेत ते सामील होतील आणि आपला निषेधही नोंदवणार असल्याचं दिसतंय। तर दुसरीकडे राहुल गांधी यांची सुरू असलेली पत्रकार परिषद जिचं आपण थेट प्रक्षेपण यावेळेला पाहतोय। तर आपण आतापर्यंत केलेली वक्तव्य असतील, त्याचबरोबर सध्याचं असलेलं सरकार कशा प्रकारचं सरकार हे देशाला मिळालेलं आहे या संदर्भामध्ये बोलत असताना ही भारत जोडो यात्रा आणि त्याचं आयोजन का केलेलं होतं या संदर्भातही सांगताना ते थेटपणे दिसून आले। तर सावरकरांनी आतापर्यंत इंग्रजांना जे पत्र लिहिलं त्याचबरोबर काय काय नेमक्या घटना घडल्या हे सांगण्याचा प्रयत्न केला। पत्रामधून सावरकरांचा माफीनामा जो आहे तो देखील त्या ठिकाणी होता आणि हिम्मत असेल तर भारत जोडो यात्रा अडवून दाखवा असं ज्यावेळेला थेटपणे आव्हान दिलेलं आहे। तर याच भारत जोडो यात्रेमध्ये जाऊन आपला निषेध नोंदवण्यासाठी आता मनसैनिक सज्ज झालेले आहेत। स्वतः यावेळेला मनसेचे सरचिटणीस संदीप देशपांडे
आणि पदाधिकारी आज संध्याकाळी शेगावसाठी रवाना होत आहेत आणि त्यांनीच या संदर्भातली माहिती न्यूज 18 लोकमतला दिलेली आहे. तर हिम्मत असेल तर आपली यात्रा अडवून दाखवा अशा प्रकारचं आव्हान दिल्यानंतर मात्र कोण कोण हे आव्हान पेलणार आहे हे स्पष्ट होताना दिसेल. अगदी काही क्षणांपूर्वीच ज्या प्रकारे आपण पाहिलं की संदीप देशपांडे यांनी देखील प्रतिक्रिया दिलेली होती की शेगावमध्ये आपण दाखल होणार आहोत आणि शेगावमध्ये गेल्यानंतर त्या ठिकाणी आपण आपला निषेध नोंदवणार असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. सातत्यानं राहुल गांधी हे सावरकरांचा अपमान करतायत. यावेळेला भाजपचे नेते प्रवीण दरेकर देखील आपल्याबरोबर जोडले गेलेले आहेत. प्रवीण दरेकरजी, हिम्मत असेल तर यात्रा अडवून दाखवा असं थेटपणे आव्हान यावेळेला राहुल गांधी देतात. नाही, मला वाटतं त्यांच्या यात्रेला प्रतिसाद मिळत नाही आणि त्याच्यामुळे यात्रा अडवा म्हणजे आमची यात्रा त्या ठिकाणी प्रसिद्धीस येईल अशा प्रकारच्या अपेक्षानंच यात्रा अडवणं हे त्यांनाच हवंय असं यातून या ठिकाणी दिसतंय. बरं, मला वाटतं या ठिकाणी उत्स्फूर्तपणे यात्रा काय त्यांना पळवून लावलं पाहिजे महाराष्ट्रातनं. कारण छत्रपतींच्या या भूमीत पुन्हा येऊन तो सावरकरांच्या संदर्भात नोकर होते आणि सगळं पुन्हा त्या केलेल्या वक्तव्याचा पुनरुच्चार करणं म्हणजे याला मगरुरी बोलतात. आणि या महाराष्ट्रामध्ये त्या ठिकाणी आम्ही काही बोललो खपवून घेतलं जातं अशा प्रकारचा त्यांचा भ्रम असेल तर कशाचीही पर्वा न करता त्याचे दुष्परिणाम त्यांना भोगावे लागतील. मग यात्रा अडवणं असो किंवा इतर काही गोष्टी असतील. आणि मख्खपणे बाजूला राज्याचे प्रदेशाध्यक्ष बसलेत, त्या बाजूला बाळासाहेब थोरात बसलेत. त्यांनाही या ठिकाणी लाज शरम वाटत नाही की आपल्या स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या संदर्भात त्या ठिकाणी पुन्हा केलेल्या चुकीच्या वक्तव्याचं समर्थन करत अधोरेखित करणं यापेक्षा मला वाटतं लाचारी दुसरी असू शकत नाही. कारण तसं वक्तव्य दोघांच्या उपस्थितीत होतंय हे मला वाटतं दुर्दैवी आहे आणि काँग्रेसला या भारत जोडो यात्रेचा फायदा नाही. तर याची किंमत महाराष्ट्रात 100% मोजावी लागेल हे स्पष्ट आहे. बरं प्रवीणजी, भाजप या संदर्भात काय पाऊल उचलणार? कारण एका बाजूला मनसैनिक तर निषेध नोंदवण्यासाठी शेगावच्या दिशेनं रवाना होत आहेत. हा प्रश्न केवळ भारतीय जनता पार्टीचा नाही, मनसेचा नाही किंवा पक्षीय नाहीये. हा प्रश्न हिंदुत्व प्रेमी देशप्रेमी जनतेचा विषय आहे आणि त्याच्यामुळे पक्षापलीकडे जाऊन या ठिकाणी अशा प्रकारच्या सावरकरांच्या संदर्भातील वक्तव्याचा निषेध त्या ठिकाणी होत आहे आणि होत राहील. आणि त्याच्यामुळे वाटतं सावरकर हे काही कुठल्या पक्षाच्या चौकटीत त्या ठिकाणी बसणारं व्यक्तिमत्व किंवा नेतृत्व नव्हतं. या देशात तमाम देशप्रेमीयांचं त्या ठिकाणी ते एक प्रेरणास्थान आहे. त्याच्यामुळं भाजप असेल, मनसे असेल, इतर सारे पक्ष असतील जे देशप्रेमी आहेत आणि जे देशद्रोही प्रवृत्तीचे आहेत ते मूकपणे या गोष्टी सहन करतील. परंतु देशभक्त आणि देशप्रेमी ही या महाराष्ट्रातील जनता तरी या ठिकाणी खपवून घेणार नाही आणि त्याचा पडसाद आपल्याला उमटताना दिसेल. नक्कीच. धन्यवाद प्रवीण दरेकरजी, आपण न्यूज 18 लोकमत बरोबर बोललात त्यासाठी. याचे परिणाम भोगावे लागतील अशा प्रकारचा इशारा प्रवीण दरेकरांनी देखील दिलेला आहे. थेट पुन्हा एकदा जाऊयात राहुल गांधींच्या पत्रकार परिषदेत. सिर्फ विदर्भ का मुद्दा नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान का मुद्दा है. विदर्भ में पानी की समस्या है, उसके बारे में कुछ किया जा सकता है, मगर जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं जो खेती करते हैं उनको प्रोटेक्शन देने की जरूरत है, उनको उनकी रक्षा करने की जरूरत है. जैसे कोई परिवार में कोई जो ब्रेड अर्नर होता है वो जरूरी होता है, उसकी प्रोटेक्शन करने की जरूरत होती है. वैसे ही हमारा जो किसान है वो देश को भोजन देता है. आजकल हमारी मेंटालिटी, सरकार की मेंटालिटी कि भाई यहां देखो ये खेती कर रहा है उसको छोड़ दो, करने दो, सही रेट मिले ना मिले छोड़ दो, कर्ज माफी की जरूरत है नहीं छोड़ो. ये एटीट्यूड बदलना पड़ेगा, उसको सेंटर में लाना पड़ेगा. कहना पड़ेगा कि नहीं ये सबसे जरूरी चीज है और ये देश को भोजन देते हैं, ये 24 घंटा काम करते हैं और सरकार और देश का फर्ज बनता है कि वो इनकी रक्षा करे. अब रक्षा कैसे होगी?
रक्षा उसको सही दाम देने से। हम न्याय योजना लाए थे, समझा दूं या आप जानते हो उसके बारे में? हर महीने हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों को डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसा, 72,000 रुपए साल के हर फैमिली को। तो उससे गरीब किसान के नीचे एक फ्लोर, फर्श बन जाएगा, उसके नीचे वो गिर ही नहीं पाएगा। तो नीचे आपने उसको मिनिमम पैसा दे दिया, कम से कम पैसा, और साइड से आपने उसकी रक्षा की। आपने उसको जब उसको कर्जे की जरूरत, जब उसके कर्जा ज्यादा हो जाए, आप सेंसिटिविटी से सुनो, आप उसकी बात समझो। जब उस पर प्रेशर आता है, आप उस प्रेशर को रिलीज करो। तो ये सब काम बहुत आसानी से किया जा सकता है। हमने यूपीए की सरकार में ये काम किया था। और आप विदर्भ के किसान से पूछो, जब विदर्भ को दर्द हो रहा था, यूपीए ने एकदम यहां पे पैकेज दिया था। अखिलेश मिश्रा, नवभारत। राहुल जी, उत्तर प्रदेश में पार्टी आपकी बहुत कमजोर होती जा रही है, आपकी यात्रा उड़ान में क्यों नहीं जा रही है? ये जो यात्रा है ना, ये इसका लक्ष्य कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाने का है। नहीं, आप चले गए, सवाल पूछ लिया। हाँ, जवाब नहीं चाहते क्या? हाँ, तो ये यात्रा कश्मीर तक जाएगी और कन्याकुमारी से ये शुरू हुई है। अब मुझे पता नहीं ये किसने बात बोल दी कि ये यात्रा उत्तर प्रदेश से नहीं निकलेगी। मुझे नहीं मालूम किसने बोला है, क्योंकि दिल्ली के बाद ये यात्रा उत्तर प्रदेश से निकलेगी। उत्तर प्रदेश से हरियाणा जाएगी, हरियाणा से पंजाब जाएगी, पंजाब से जम्मू जाएगी। तो पता नहीं ये मिस इन्फॉर्मेशन कौन फैला रहा है, मगर ये यात्रा यूपी में जाएगी।